हेलो किसान भाइयों। आज का हमारा विषय है कि आज का हमारा विषय ये है कि सरसों की खेती के बारे में। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि इस समय जो सीजन चल रहा है खेती बाड़ी करने का वो सरसों का ही है। सरसों है, गेहूँ है, चना है, मूंगफली है, शकरकंद है, आलू है, मटर है। विभिन्न प्रकार के इस समय जो इस सीजन में जो बोई जाती हैं सब्जियां या अनाज, तो उन्हीं के बारे में आज एक कुछ बातें कहनी थी, इसलिए हम आज आप समक्ष वीडियो बनाना हमारा कर्तव्य था और हम बना भी रहे हैं और ये प्रस्तुत भी करेंगे। आप किसान भाइयों से देख भी सकते हैं। तो आज सरसों के बारे में आप को हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे सरसों की एक रबी की फसल है जो रबी सीजन में उगाई जाती है और ये तिलहन की प्रमुख फसल है। इसकी खेती सिंचित, संरक्षित नमी द्वारा बारानी क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे राजस्थान के राज्य में सरसों का उत्पादन प्रमुख स्थान है, क्योंकि वहाँ थोड़ा बलुई दोमट पाया जाता है मिट्टी, तो वहाँ अधिकतर इस फसल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। वहाँ से तिलहन का ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि वहाँ का प्रमुख प्रमुख जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जैसे गेहूँ है, तो वहाँ राजस्थान का प्रमुख तिलहन वाला फसल है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में इतने राज्य हैं, में कुल सरसों का उत्पादन लगभग 30% होता है। लगभग 30% मतलब 100% में 30% केवल पश्चिमी प्रदेशों में पैदावारी की जाती है। लेकिन क्षेत्र में सरसों की औसत उपज काफ़ी कम है, जैसे 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 7 कुंटल 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर, काफ़ी कम है। क्योंकि जैसे वहाँ थोड़ा पानी की दिक्कतें हैं, नमी की दिक्कतें रहती हैं, इसीलिए वहाँ थोड़ा पैदावारी भी कम होती है। उन्नत तकनीकों के द्वारा उपयोग करें तो हो सकता है कि अधिक उपयोग पैदावारी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जो नए नए टेक्निक आए हैं उनका प्रयोग करें, 30 से 60% तक बढ़ाई जा सकती है। जैसे अभी 30% कर रहे हैं, अभी 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर है तो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। नए नए जो विधि उपयोग किए जाते हैं उनके समक्ष जो है, तो में किस्में जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो किस्मों के बारे में हम यही बात करना चाहते हैं कि जैसे उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे किस्म है और पकने की अवधि भी है, औसत कितना उपज पैदा हो सकता है, विशेषताएं जैसे क्या होती हैं। तो एक किस्म है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूसा जय किसान। तो ये लगभग इसकी अवधि जो है पकने की 125 से 130 दिन में पक जाती है और इनका उपज जो होता है प्रति हेक्टेयर लगभग
18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और पूसा जो किसान की विशेषता ये है कि जैसे सफ़ेद, रोली, उकठा व तुलासिता रोग से बचती इनमें नहीं लगता है। जहाँ तक सिंचित व असिंचित क्षेत्र दोनों में बो सकते हैं आप। बरानी के लिए भी उपयुक्त है। जैसे बरानी जो ऊसर भूमि होती है, बंजर भूमि। और दूसरा किस्म है कि आशीर्वाद। आशीर्वाद ये सरसों का ये भी अच्छा किस्म है। इनकी पकने की अवधि सेम है, जिसे पूसा जो किसान की जो 125 से 130 दिन है। आशीर्वाद का भी 125 से 130 ही दिन है। और उपज इनका है उसका 18 से 20 कुंटल था। आशीर्वाद का है 16 से 18 कुंटल। जैसे देरी इनकी जो विशेषताएं हैं कि देर से बुआई की जा सकती हैं। मान लो जैसे किसी का खेत नहीं खाली है, किसी का नमी कम है, उनके लिए बुआई की जा सकती है। सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। RH 30 ये एक और किस्म है। RH 30 ये जो लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इनका भी औसत उपज है लगभग 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दाने मोटे होते हैं और मोयला का प्रकोप कम होता है। मोयला एक प्रकार का मोयला जिसे कहते हैं गंधी वो भी बोलते भी हैं, जो लग जाती हैं इसमें, तो उनके लिए कम लगता है। असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। सिंचित और असिंचित दोनों के लिए मतलब उपयुक्त है। बढ़िया बीज है। और एक है पूसा गोल्ड। पूसा गोल्ड ये भी 125 से 130 दिन में पक्का तैयार हो जाती हैं। और इनका औसत उपज है 18 से 20 कुंटल। विशेषताएं ये है कि ये दाने मोटे होते हैं और रोग कम लगते हैं। एक है लक्ष्मी RH 8812। RH 8812 इनका पकने की अवधि है 135 से 140 दिन। 20 से 22 दिन में इनकी औसत उपज है 20 से 22 कुंटल। लगभग बहुत ज़्यादा है। फलियां पकने पर चटकती नहीं है। दाना मोटा व काला भी होता है। एक है क्रांति PR 15। इनका पकने की अवधि 125 से 130 दिन। और औसत उपज है 16 से 18 कुंटल। और इसमें विशेषता यह है कि तुलासिता व सफ़ेद जो रोली रोधक दाना मोटा व कत्थई रंग का असिंचित और सिंचित उपयुक्त है। तो भूमि की तैयारी के लिए आपको उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। जैसे कि सरसों की खेती के लिए हमेशा जो प्रमुख रहती है जो मिट्टी जो वो है दोमट, बलुई, वो भी सर्वोत्तम मानी जाती है। जैसे अधिकतर क्षेत्रों में यही पाया जाता है। आप चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, अधिकतर भूमियाँ सर्वोत्तम यही मिलती हैं। सरसों के लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर आप सोचें कि कल्टीवेटर से जुतवा दें, तो कल्टीवेटर अगर जुतवाते हैं तो उसको खोदना पड़ेगा, नमी रहना चाहिए। क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगा तो वो जो ढीले बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, ढीले बड़े बड़े पड़ा रहते हैं, उनको तोड़ना जरूरी रहता है। अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो बीज दबकर सड़ जाएगा। वो टूट जब भुरभुरा हो जाएगा तो जो अखोए निकलेंगे, उसके जो अंकुर होंगे वो जो मतलब निकलेंगे तो आसानी से वो ज़मीन से बाहर आ सकते हैं। अगर सरसों के लिए मिट्टी भुरभुरी नहीं करोगे तो फिर
सरसों निकलना मुश्किल हो जाएगा, आधा निकलेगा आधा नहीं निकलेगा। जहाँ से जो वो जगह पाएगा निकलने के लिए वहाँ से निकलेगा, और जहाँ से नहीं निकलने लग रहा वो कहाँ से निकलेंगे वो लोग। तो सरसों की भूमि अच्छी प्रकार से तैयार करें, और सरसों का बीज छोटा होने के कारण अच्छी प्रकार तैयार हुई भूमि में इसका जमाव अच्छा होता है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले, जैसे तावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं तावा, रेक और शहरी क्षेत्रों में पलटने वाले में हल से करनी चाहिए। इसके पश्चात क्रॉस जुताई हैरों से करें, हैरों से। उसके बाद में कल्टीवेटर से जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए। जब बोने के बाद आप जो जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद उसको आप कल्टीवेटर से तावा बराबर एकदम से कर दें, जिससे कि आप उसमें भर हुई मिट्टी अगर पाटा लगा देंगे तो ज़मीनें बराबर हो जाएंगी, बाद में आसानी होगी पानी सींचने में, चलाने में। चलो ठीक है, अब इतना जुताई के बारे में बात हो चुका है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जुताई कैसी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बीज एवं बुआई। सरसों के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होना चाहिए। जैसे अगर आप 1 एकड़ बोते हैं या 1 हेक्टेयर बोते हैं तो उसमें 4-5 किलो बीज लगेगा। ऊसर भूमियों में ऊसर भूमि में जैसे सरसों की बुआई 25 से 15 नवंबर तक, 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सिंचित क्षेत्रों में, तथा 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच करनी चाहिए। फसल की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए, या हमारे जैसे बहुत ज़्यादा अधिकतर क्षेत्रों में तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें तो छिटकाव विधि से ही ज़्यादा बोया जाता है। आसान रहता है छिटकाव विधि में कि आप बहा दो, फेंक दो, चाहे जैसे जमे। पंक्ति दूरी 45 से, अगर आप सीड ड्रिल से बोते हैं तो 45 से 50 सेंटीमीटर, तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तथा सिंचित क्षेत्रों में फसल की बुआई पलेवा देकर ही करनी चाहिए। जैसे मान लो जहाँ नमी उपलब्ध ना हो वहाँ आप पानी चला के पहले उसे खेत को पलेवा बना लें, तभी चलाएं। और फिर हम बात करने वाले हैं खाद एवं उर्वरकों के बारे में। सरसों की फसल में सबसे पहले आप 8 से 10 टन गोबर की खाद, सड़ी हुई या कंपोस्ट खाद को बुआई से कम 4 सप्ताह पहले खेत में छिड़कवा दें या मिलवा दें। अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद इस मिट्टी की जांच के अनुसार सिंचित फसल के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जैसे यूरिया जिसे कहते हैं, 40 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ण मात्रा में बुआई के समय कुंडों में डालें, जैसे जमीनों में बहा फेंक दें। 87 किलोग्राम DAP और 32 किलोग्राम यूरिया, 65 किलोग्राम यूरिया व 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष 30 किलोग्राम की मात्रा जो पहली सिंचाई के समय 65 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के द्वारा छिड़काव करें। जिसे पानी चलाने जा रहे हैं तो आप पानी चलाने से पहले आप छिड़कवा दें 65 किलो 70 किलो जितना आपका बनता है, उसी हिसाब से आप यूरिया को फसल में छिड़कवा दें। इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम गंधक चूर्ण जो आता है प्रति हेक्टेयर से, उसको भी छिड़कवा दें। फसल जब 40 दिन की हो जाए तो देना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम फास्फोरस
बुआई के 87 किलोग्राम DAP, 54 किलोग्राम यूरिया द्वारा प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो सरसों की खेती के लिए लगभग, अगर आप जल्दी से जल्दी अगर बुआई करते हैं तो 4 से 5 सिंचाई पड़ती है। अगर आप देर कर देते हैं या पीछे बहुत लेट बोते हैं सरसों, तो आपको 3 से 4 पानी आवश्यकता पड़ती है। यदि पानी की कमी हो तो 4 सिंचाई पहली बुआई के समय ही कर देनी चाहिए। 4 सिंचाई पहली बुआई के समय तथा दूसरी शाखाएं बनते समय, जैसे 25 से 30 दिन तक बाद, और तीसरी फूल प्रारंभ होने के समय, जैसे 45 से 50 दिन का हो जाए, तथा अंतिम सिंचाई फली बनते समय 70 से 80 दिन के बाद ही करें, जब फली बनने लगे। और यदि पानी उपलब्ध हो तो एक सिंचाई दाना पकते समय भी दें। जैसे दाना जब पकते हैं तो उनमें जो नमी होती है तो और आसान हो जाता है उनको पकने में, और लाभदायक भी होता है। तो एक सिंचाई दाना पकते समय लगभग 100 से 110 दिन बाद करनी चाहिए। सिंचाई फव्वारे विधि द्वारा ही करें। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है अधिकतर कि वो पाइप बिछा के डायरेक्ट चला दिया जाता है, एक तरफ से भरता हुआ जाता है। तो एक तरफ जब भरते हुए पानी जाता है तो उससे क्या होता है कि फसल गिरने के लिए, जो सीधे खड़े रहते हैं वो गिरने के लिए आसानी से गिर जाएंगे और फसल सड़ जाएंगी। तो इसमें अगर आप सुविधा हो सके, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप ढाल बनाएं, एक तरफ पानी जहाँ निकास करने के लिए सुविधा रखें कि जितना पानी अब चलाया गया है वो आसानी से निकल जाए। क्योंकि अगर जब आप पानी जब वो भर जाएगा फसल सड़ने के लिए आसानी हो जाएगी। जब फसल सड़ जाएंगी तो आप क्या करेंगे? जैसे फिर हम फसल चक्र के बारे में बात करेंगे। फसल चक्र का अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे अधिक पैदावार फसल चक्र, जैसे नियम के अनुसार जो काम किया जाए उसे फसली चक्र कहते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए तथा भूमि में कीड़े बीमारियां एवं खरपतवार कम करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है फसल चक्र। जिससे कि सरसों या फसल चक्र के अनुसार आप काम करेंगे तो हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है आपको। खेती के लिए पश्चिमी क्षेत्र में मूंग, सरसों, ज्वार सरसों, बाजरा सरसों एक वर्षीय फसल है चक्र है, तथा बाजरा सरसों, मूंग, ज्वार सरसों 2 वर्षीय फसल चक्र है। ये उपयोग में लिए जा सकते हैं, लेकिन ऊसर भूमि जहाँ है केवल रबी फसल ही ली जा सकती है। वहाँ सरसों के चना उगाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग चना की फसल कम ही करते हैं यूपी में देखा जाए तो। अब हम बात करेंगे सरसों की निराई गुड़ाई के बारे में। सरसों की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार जैसे कोयला, चील, मरवा, प्याजी इत्यादि नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद कसी से गुड़ाई करनी चाहिए। इसके पश्चात दूसरी गुड़ाई 50 दिन बाद कर देनी चाहिए। सरसों के साथ उगने वाले खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बाजार में उपलब्ध पेंडामेथलिन की 3 लीटर मात्रा बुआई के 2 दिन तक प्रयोग करनी चाहिए। सरसों की फसल में आज्ञा नामक परजीवी खरपतवार, जिसे हम ओरोबंकी नामक परजीवी के नाम से जानते हैं, पौधों की जड़ों में पर उगकर अपना भोजन प्राप्त करता है तथा फसल के पौधों को कमजोर कर देता है।
इस खरपतवार को रोकने के लिए इसके पौधों को बीज बनाने से पहले उखाड़ देना। बीज से फसल अगर फूल फिर फल बनने लगे तो उससे पहले उखाड़ दें, क्योंकि अगर जब जम जाएगा और फल बन जाएगा तो फल झड़ जाएंगे खेत में, फिर अगले सीजन में जब फिर यही सीजन आएगा तो वो जम जाएंगे, क्योंकि खेत है वो बीजों को संभाल के रखता है। तो इसके रोकथाम के बीज पहले उखाड़ देनी चाहिए। उचित फसल चक्र अपनाना एक महत्वपूर्ण है। जो फसल चक्र से फसल चक्र ही अपनाएं। फिर हम बात करेंगे पादप सुरक्षा, जैसे पेंटेड बग व आरा मक्खी जो लगती हैं सरसों की फसल में। यह कीट एक फसल के अंकुरण के 7 से 10 दिन में अवधि में हानि पहुंचाता है, जो फसल के पत्तियों को खा जाता है। इस कीट के रोकथाम के लिए एंडोसल्फान 4% या मिथाइल पैराथियोन 2% चूर्ण जो होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए खेतों में। मोइला प्रकोप के लिए इस कीट का प्रकोप फसल में अधिकतर फूल आने के पश्चात मौसम नमी के कारण होता है। मौसम नमी होने के कारण कीट हरे भरे होते हैं और क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। जैसे काले विभिन्न रंग पत्तियाँ शाखाओं पर फल चूस कर नुकसान पहुँचाते हैं, तो WC 250 मिली EP डाइक्लोरोफिल 500 ml। दीमक के लिए अंतिम जुताई की क्लोरोफिल 1.5% चूर्ण को डालकर ही प्रयोग करें। क्लोरोपाइरीफेस का लीटर प्रति हेक्टेयर दर की सिंचाई करनी चाहिए। सफ़ेद रोली के लिए इनका ये काम होता है कि इस रोग में प्रकोप के कारण पत्तियों, तनों, पुष्पों व फलियों पर सफ़ेद फफोले हो जाते हैं। इस रोग ग्रसित पर फलियों व बीज नहीं बनते। इस रोग को रोकथाम के लिए बीज को एप्रोन की 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। फसल पर मेटालेक्जिल 8% व मैनकोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और एक छछाया होता है। इस रोग को प्रकोप में द्वारा भूमि पर पौधे पाउडर जैसे पदार्थ ढक जाते हैं, पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं तथा फलियों में दाने सिकुड़ जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए डाइनोकोप या कैराथेन की 1 किलोग्राम या 20 किलो गंधक का चूर्ण का प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। एक तुलसीता होता है। तुलसीता में इस रोग को पत्तियां नीचे सफ़ेद फफूंदी के समान दिखाई देती हैं। पत्तियों के ऊपर हल्के भूरे बादामी रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल पर मेटालेक्जिल 8% प्लस मैंकोजेब 2.5% प्रति ग्राम के लीटर से बनाकर घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। तुलसीता के नियंत्रण के लिए केराथेन का 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर बनाकर छिड़काव कर देनी चाहिए। सरसों के लिए बहुत सोच समझ कर खेती करने, जिससे आपको नुकसान ना हो। और किसान भाइयों, खेत के बीज पैदा करने के लिए सावधानियां एवं आवश्यकता के भूमि चुनाव करना चाहिए। पिछले वर्ष सरसों की खेती ना की हो। सरसों के खेत के चारों ओर 200 से 300 मीटर की दूरी तक सरसों की फसल नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके आसपास सरसों की फसल की खेती नहीं होनी चाहिए। प्रमुख कृषि क्रियाएं। सरसों की खेती के लिए प्रमुख कृषि क्रियाएं: फसल सुरक्षा, अवांछनीय पौधों का फसल की कटाई करते समय खेत को चारों ओर से 10 मीटर क्षेत्र छोड़ते हुए
बीज के लिए लाटा काट कर अलग सुखाना चाहिए तथा दाना निकाल कर उसे साफ करने की ग्रेडिंग अलग करना चाहिए। दाना निकाल कर उसे साफ करने की ग्रेडिंग चाहिए, जैसे दाने में 8 से 9% नमी अधिक होनी चाहिए। बीज को कीट कवकनाशी उपचारित लोहे की टंकी या अच्छी किस्म के बोरों में भरकर सुरक्षित भंडारित कर देना चाहिए। इस प्रकार उत्पादित बीज को किसान अगले वर्ष बुआई के लिए प्रयोग कर सकता है। जैसे कटाई कटाई के लिए फसल अधिक पकने पर फलियों को चटकने की आशंका बढ़ जाती है अतः जैसे फूट जाता है, छितराई जाता है खेतन में, आधा झड़ जाता है खेतन में यहाँ, तो उनके लिए फसल वैसे ध्यान रखें कि पीले पड़ने पर, फलियाँ भूरी होने पर फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। लाटे को सुखाकर थ्रेशर या डंडों से पीटकर दाने को अलग कर लिया जाता है। सरसों की उन्नत किस्मों द्वारा खेती की फसल उपज एवं आर्थिक लाभ। सरसों की उन्नत विधियों द्वारा करने की औसतन 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाने की उपज प्राप्त होती है तथा 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 25,000 रुपये का खर्च आ जाता है। यदि सरसों का लगभग 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो 1 हेक्टेयर लगभग 30,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो सरसों के बारे में आप अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ दी गई जानकारी में अगर कुछ टिप्पणियाँ गलत हो तो उनके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा इधर उधर ध्यान देना पड़ता है, तो अगर कुछ टिप्पणियाँ इसमें गलत होंगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बाकी हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि आप आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करें, आधुनिक जो क्रियाकलाप है उनका प्रयोग करके ही खेती करें। और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो किसान भाइयों सभी को नमस्ते और सभी को राम राम।